नमस्ते दोस्तों। हमारी YouTube चैनल पर अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, इसलिए हमें YouTube से कोई अर्निंग नहीं होती। अगर आप हमारी नई स्टोरीज और बाकी अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी सारी अपडेट्स वही शेयर की जाती हैं और हमारा VIP ग्रुप भी टेलीग्राम पर ही है। नई स्टोरीज और मेंबरशिप से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 421। कुछ लोगों के लिए पैसा सिर्फ कागज है। ध्रुव ने तुरंत अपना फोन निकाला और सामने वाले को व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। उसका व्हाट्सएप एक वर्क अकाउंट लग रहा था जिस पर नाम लिखा था हरमीस सेल्स मैनेजर श्रेया। जब नक्श और बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक ध्रुव ने सेल्स गर्ल को ऐड कर लिया था। उसके नाम में मैनेजर शब्द नहीं था, जिसका मतलब था कि यह श्रेया असल में इस बुटीक की इंचार्ज थी। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसका लुक, फिगर और एटीट्यूड सब कुछ बहुत ही शानदार लग रहा था। आखिरकार वह खुद में एक लीडर थी। नक्श, तुम्हें सुहानी पसंद है ना? श्रेया के जाने के बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन मानी जाती है। जब वे पहली बार मिले थे तो उसने नक्श को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखा था, लेकिन अब उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। उन दोनों का लेवल बिल्कुल अलग था और ध्रुव के अंदर अब उससे मुकाबला करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। आखिरकार जब सुहानी उसे घास भी नहीं डाल रही थी तो बेहतर था कि वह अपने मास्टर को कुछ काम की जानकारी दे दे। पसंद की बात नहीं है, बस तारीफ कर रहा था, नक्श ने सच बोलते हुए कहा। वे तो आज ही मिले थे, पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? उसे बस लगा कि यह लड़की सुहानी काफी खूबसूरत और मासूम है। हमारे कॉलेज में सुहानी के बहुत से दीवाने हैं, लेकिन उसने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। मैंने त्रिशा से सुना है कि उसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। वह सच में एक खजाने जैसी लड़की है। नक्श भाई, मौका हाथ से मत जाने देना, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। नक्श ने हल्के से सिर हिलाया। ध्रुव को ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, उसकी पारखी नजर स्किल ने उसे पहले ही यह सब बता दिया था। एक बेदाग खूबसूरती, सच में एक बहुत ही रेयर लड़की। वे दोनों बस यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। करीब 1 घंटे और इंतजार करने के बाद तान्या और मेघा एक साथ रेस्ट एरिया में आईं। अभी हमने अपनी शॉपिंग कर ली। तान्या के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और थकान का कोई नामोनिशान नहीं था। लड़कियां सच में अजीब होती हैं। उनसे कहो कि 2 घंटे वर्कआउट कर लें तो ज्यादातर की हालत खराब हो जाती है, कुछ तो शुरू भी नहीं करती। लेकिन उन्हें 2 घंटे शॉपिंग पर ले जाओ तो न सिर्फ वे नहीं थकेंगी, बल्कि उनकी एनर्जी और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। हम नक्श ने सिर हिलाया, फिर श्रेया की तरफ देखा जो उन दोनों लड़कियों के पीछे खड़ी थी। टोटल कितना हुआ? मिस्टर नक्श, मैडम, लोगों ने टोटल 79,50,000 रुपये की शॉपिंग की है। श्रेया ने कई बार बिल चेक किया था ताकि कोई गलती न हो। बिल बताते समय वह चुपचाप नक्श का रिएक्शन देख रही थी, क्योंकि इससे उसकी असली हैसियत का पता चल सकता था। लेकिन उसने देखा कि नक्श के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। क्या उसे लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा है? श्रेया ने अनजाने में यही सोचा। लेकिन नक्श ने आगे जो कहा, उसने नक्श की अमीरी को लेकर श्रेया की आंखें पूरी तरह से खोल दी। इसे राउंड फिगर कर दो। बिल सेटल करने से पहले इसे 1 करोड़ तक पहुंचा दो। क्या? बड़े बड़े रईसों को देखने की आदी हो चुकी श्रेया भी नक्श की बात सुनकर उछल पड़ी। उसने ऐसे बहुत से बड़े भाइयों को देखा था जो लड़कियों को शॉपिंग कराने लाते थे, और ज्यादातर की यही कोशिश होती थी कि लड़कियां कम खर्च करें, इसके लिए वे एक लिमिट भी तय कर देते थे। नक्श जैसा इंसान जो शिकायत कर रहा था कि लड़की ने बहुत कम पैसे खर्च किए, उसके लिए यह पहला अनुभव था। तान्या अपने आदमी को अच्छे से जानती थी, इसलिए वह हैरान नहीं हुई। लेकिन मेघा के लिए, जो आज ही नक्श से मिली थी, यह अमीरी को लेकर एक और बड़ा झटका था। यही हाल सुहानी और उसकी 2 रूममेट्स का था जो पीछे खड़ी थी। उस वक्त सुहानी यही सोच रही थी कि क्या उसने बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया है, बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, और क्या नक्श गुस्सा हो जाएगा। उसे डर था कि कहीं वह ये न सोचे कि उसे दूसरों का फायदा उठाना पसंद है। लेकिन फिर उसने कह दिया कि उन्होंने बहुत कम खर्च किया है। असली अमीर इंसान ऐसा होता है, उसमें बिल्कुल एक डोमिनेंट CEO वाली वाइब है। त्रिशा और सिमरन हैरानी से फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। जब वे नक्श को देख रही थीं, तो उनकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। हैंडसम और इतना खर्चीला, इस तरह का आदमी लड़कियों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता।
नक्श के कहने पर लड़कियों ने 20 लाख और खर्च किए, जिससे कुल बिल 1,01,80,000 रुपये हो गया। नक्श आखिर में आए नंबर 18 से काफी खुश था, ये लकी नंबर था। पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप किया गया। स्टोर के स्टाफ से घिरे हुए नक्श कई लड़कियों के साथ हर्मीज बुटीक से बाहर निकला। जाहिर है, जो सामान उन्होंने खरीदा था उसे खुद उठाने की जरूरत नहीं थी, हर्मीस वाले सब कुछ उनके बताए हुए पते पर डिलीवर कर देते। नतीजतन उनका ग्रुप बिना किसी भारी बैग के अपनी शॉपिंग जारी रख सका। नक्श ने टाइम देखा, उन्होंने हर्मीस में 2.5 घंटे बिता दिए थे। उन्होंने कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये तो यही कहा जा सकता था कि कॉस्ट परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। नक्श और उसके ग्रुप के जाने के बाद हर्मीज बुटीक में एक अलग ही एक्साइटमेंट छा गया। मैंने पहली बार इतना दिल खोलकर खर्च करने वाला कस्टमर देखा है। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर नक्श काम क्या करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, उन लड़कियों में से कोई नक्श के साथ है? किसको परवाह है कि उसके पास कितनी लड़कियां हैं? काश मिस्टर नक्श की नजर मुझ पर पड़ जाती। जब स्टोर के कर्मचारी गपशप कर रहे थे तो कुछ ने मॉल के सेल्स ग्रुप में भी यह खबर फैला दी। ये सुनकर कि किसी ने हर्मीस में करोड़ों खर्च किए हैं, दूसरे लग्जरी ब्रांड्स के सेल्स पर्सन तुरंत अलर्ट हो गए। सभी को उम्मीद थी कि यह रईस कस्टमर उनके स्टोर पर भी आएगा। इसके बाद के समय में नक्श ने इन लग्जरी ब्रांड के सेल्स पर्सन को निराश नहीं किया। वह अपने ग्रुप को लेकर कार्टियर, शनेल और एलवी में गया। इन 3 स्टोर्स में शॉपिंग करते हुए उन्होंने 4 करोड़ 20 लाख रुपये और खर्च किए, जिससे 21 करोड़ का कैशबैक मिला। पहले के 5 करोड़ को मिलाकर ये 26 करोड़ हो गया। खर्चों को हटाकर नक्श ने सीधे सीधे 2 छोटे गोल्स का प्रॉफिट कमा लिया था। जब वे एलवी से निकले तो सिस्टम द्वारा दिए गए 8 घंटे लगभग खत्म होने वाले थे। समय सच में पंख लगाकर उड़ जाता है। नक्श ने आलस से अंगड़ाई ली, उसे ये सब खत्म होने का थोड़ा अफसोस था। आखिरकार पैसे खर्च करने वाले ऐसे टास्क हर रोज नहीं मिलते। आज के लिए इतना ही, मैं थक गया हूं, नक्श ने जम्हाई लेते हुए कहा। हालांकि वह ज्यादातर समय वीआईपी लाउंज में ही बैठा था, फिर भी उसे थकान महसूस हो रही थी। उसकी तो छोड़िए, शॉपिंग के लिए गजब का स्टैमिना रखने वाली तान्या भी थक चुकी थी। हबी, क्या आप मेरे घर आ रहे हो? तान्या ने नक्श के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। लगातार शॉपिंग करने के बावजूद तान्या वह वादा नहीं भूली थी जो नक्श ने मॉल आने से पहले किया था। हम, नक्श ने सिर हिलाया। वह सच में तान्या के घर जाकर एक टास्क पूरा करना चाहता था। ग्रुप लिफ्ट से बेसमेंट पार्किंग में गया और फिर मेघा, जो कोएनिक सेग चलाकर वहां पहुंची थी, उसने ध्रुव, त्रिशा और सिमरन की आंखें चौंधिया दी। जाहिर है, इम्प्रेस होना एक अलग बात थी, असली बात तो ये थी कि वह कार सच में बहुत महंगी थी। इन तीनों ने पहली बार यह कार देखी थी। जब उन्हें पता चला कि कार नक्श की है तो वे ज्यादा हैरान नहीं हुए। जिस इंसान ने मॉल में 5 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हो, उसके पास 3 करोड़ की सुपरकार होना बहुत नॉर्मल बात थी। सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठ गए। इस बार नक्श तान्या के साथ गया क्योंकि वह उसके घर जा रहा था। मेघा, जो घर जाने के लिए तैयार थी, अपनी कोएनिक सेग लेकर निकल गई। जबकि सुहानी, जिसे वापस कॉलेज जाना था, त्रिशा और सिमरन के साथ उस रेंज रोवर में बैठ गई जिसे ध्रुव चला रहा था। आखिरकार उसके परिवार का सेकंड हैंड कारों का शोरूम था और उनके पास 1 करोड़ के आसपास की कई लग्जरी कारें थीं। ध्रुव अक्सर अपनी कारें बदलता रहता था। वह इस बार जो रेंज रोवर चला रहा था वह सच में स्टेटस सिंबल थी। हालांकि अभी अभी नक्श की खर्च करने की ताकत देखकर वे पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, इसलिए उन्हें इस रेंज रोवर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नक्श ने आज जितना खर्च किया था उसके सामने 1 करोड़ की कार कुछ भी नहीं थी। इस वक्त तक ध्रुव ने सुहानी का पीछा करने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया था। वापस जाते समय ड्राइवर बने हुए उसने नक्श की तारीफों के पुल बांध दिए। जल्द ही रेंज रोवर गर्ल्स हॉस्टल के एरिया में पहुंच गई और सीधे B5 बिल्डिंग की तरफ मुड़ गई, जहां सुहानी और बाकी लड़कियां रहती थीं। लेकिन जैसे ही वे B5 के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हॉस्टल के बाहर दर्जनों लोग इकट्ठा हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इवेंट चल रहा हो, जिसकी वजह से कार आगे ले जाना नामुमकिन था। यहाँ क्या हो रहा है? ध्रुव ने झल्लाते हुए कहा और मजबूरी में कार को साइड में पार्क कर दिया। लड़कियों, लगता है तुम्हें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ध्रुव ने कंधे उचकाए और तीनों लड़कियों के साथ कार से बाहर निकल गया। उसे भी ये देखने की उत्सुकता थी कि हॉस्टल बिल्डिंग के सामने क्या हो रहा है। हालांकि सुहानी भीड़ में हो रहे तमाशे को देखने के मूड में नहीं थी। वापसी के रास्ते भर उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न था। जब वे मॉल में थे तो उसने शुरू में हिसाब लगाया था कि उसने कितना खर्च किया,
लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए वह उन प्राइस टैग्स को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ लोगों के लिए पैसा जिंदगी जितना ही जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कागज है। यही उसका निष्कर्ष था। ये क्रूर था लेकिन सच था। वह आ गई, वह आ गई, लीडिंग लेडी आ गई है। जब सुहानी शांति से सोच रही थी तभी भीड़ में शोर मच गया। इसके ठीक बाद उसने महसूस किया कि चारों तरफ से अनगिनत नजरें उसी पर टिक गई हैं। डैम इट, कोई सुहानी को प्रपोज करने वाला है। त्रिशा ने सबसे पहले रिएक्शन दिया। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसके मुंह से गाली निकल गई। यह आदित्य वर्मा है। वह सच में शुरू से ही सुहानी पर नजर गड़ाए हुए था। सिमरन ने उस हुड़दंगी को पहले ही देख लिया था। राजकोट आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आदित्य वर्मा। इस साल वह 3rd ईयर में था। राजकोट आर्ट कॉलेज में उसका काफी रुतबा था, दिखने में भी ठीक ठाक था और एक अमीर परिवार से आता था। ध्रुव के कॉलेज छोड़ने से पहले वह हमेशा ध्रुव के साथ ही दिखाई देता था, क्योंकि दोनों एक ही अमीर बिगवेल रईसजादों के शकल का हिस्सा थे। अब वही आदित्य वर्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे खड़ा था। उसने मोमबत्तियों से एक बहुत बड़ा दिल बनाया था और उसके बीच में 520 लिखा था। असल में आज 19 मई थी और कल 520 यानी प्यार का दिन था। आदित्य का इरादा बिल्कुल साफ था। अगर आज उसका प्रपोजल मान लिया जाता तो वह कल का दिन सुहानी के साथ बिता सकता था। सुहानी को अपनी तरफ आते देख आदित्य ने, जो इस मौके के लिए एक सफेद सूट पहने हुए था, तुरंत अपने दोस्त से गिटार लिया और एक पॉपुलर रोमांटिक गाना बजाना और गाना शुरू कर दिया। आदित्य को गाने का थोड़ा बहुत शौक था। हालांकि वह प्रोफेशनल सिंगर्स के लेवल का नहीं था, लेकिन आम लोगों के बीच वह काफी अच्छा गाता था। उसने पहले कुछ म्यूजिक टैलेंट शोज में भी हिस्सा लिया था। गाते गाते वह सुहानी की तरफ बढ़ा। उसके चमचों ने प्लान के मुताबिक शोर मचाना शुरू कर दिया। एक साथ, भाभी जी अब मना मत करो, आज हाँ कर दो, कल का दिन सेलिब्रेट करेंगे। चमचों के भड़काने पर कई तमाशबीन भी उनके साथ नारे लगाने लगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स में एनर्जी की कमी तो होती नहीं है, जाहिर है उन्हें भी इस तमाशे में मजा आ रहा था। इसके अलावा इस मामले में शामिल दोनों ही लोग कॉलेज में काफी मशहूर थे। एक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और दूसरी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन। उनके आसपास का शोर बढ़ता जा रहा था। चीयर करने की आवाज में आदित्य का गाना दब गया। उसने बस गाना बंद किया, गिटार एक तरफ फेंका और सुहानी की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा। ये देखकर उसके चमचे तुरंत चुप हो गए और चीयर कर रहे तमाशबीन भी शांत हो गए। सबको पता था कि अब मेन इवेंट शुरू होने वाला है। आदित्य पक्का अपना प्रपोजल देने वाला था और ठीक वैसा ही हुआ। उसने अपना गला साफ किया और गहरी भावना के साथ कहा, सुहानी, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। तुम ही वह हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ईव। आदित्य का ये चीजी प्रपोजल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सुहानी के बगल में खड़ी त्रिशा को उल्टी जैसी फीलिंग आ गई। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वे शब्द सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। मुझे पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा का क्या मतलब है? अगर यह किसी ड्रामे का सीन होता तो शायद सुनने लायक लगता, लेकिन असल जिंदगी में ये किसी को भी क्रिंज कर सकता था। सिर्फ त्रिशा को ही ऐसा नहीं लगा, कई तमाशबीनों को भी यह शब्द सुनकर अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। इतना चीजी, बाप रे। आज के दिन का हीरो आदित्य वर्मा त्रिशा की तरफ नाराजगी से देखने लगा, लेकिन उसने अपना फ्लो नहीं टूटने दिया और आगे बोला, सुहानी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक चमचे ने आदित्य को एक शॉपिंग बैग पकड़ा दिया। उसने वह बैग सुहानी की तरफ बढ़ाया। सुहानी, मेरे प्यार को स्वीकार करो। डैम, हरमीस के साथ प्रपोजल। आदि भाई तो छा गए। जैसे ही आदित्य ने गिफ्ट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके चमचे चिल्लाने लगे। ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। पहला, आदित्य को डर था कि कहीं सुहानी हरमीस ब्रांड को पहचान ना पाए, और दूसरा, जाहिर है, वह दिखावा करना चाहता था। मैं आदि भाई के साथ वह गिफ्ट खरीदने गया था, इसकी कीमत 50,000 से भी ज्यादा है। किसी ने सीधे गिफ्ट की कीमत चिल्लाकर बता दी। क्या 50,000 से ज्यादा? अगर कोई मुझे 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता तो मैं पक्का हाँ कह देती। आदि भाई बहुत ज्यादा खर्चीले हैं। वह प्रपोज करने के लिए इतने महंगे गिफ्ट दे रहे हैं। आदि भाई के हरमीस के सामने हम लोग कैसे प्रपोज करेंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। माहौल बनाने वाली टीम आपस में बातें कर रही थी। जाहिर है वे आदित्य के इस शानदार दिखावे को और भी बड़ा बनाकर पेश करना चाहते थे। आसपास खड़े लोग आसानी से इस वाइब में बह गए।
आखिरकार हर्मीस इन कॉलेज स्टूडेंट्स की पहुंच से बहुत दूर की चीज थी, उन्होंने इसके बारे में सिर्फ सुना था। सिर्फ ब्रांड और कीमत सुनकर ही उनके होश उड़ गए थे। अगर आज से पहले का दिन होता, आदित्य को हर्मीस बैग के साथ प्रपोज करते देख सुहानी शायद हाँ नहीं कहती, लेकिन वो पक्का हैरान जरूर हो जाती, क्योंकि गिफ्ट बहुत महंगा था। सभी लड़कियों में थोड़ा बहुत दिखावा होता है, सुहानी भी कोई अलग नहीं थी। भले ही वह आदित्य का हर्मीस बैग स्वीकार नहीं करती, लेकिन उसके मन में कुछ तो हलचल जरूर होती। हालांकि पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद सुहानी ने आदित्य द्वारा बढ़ाए गए उस हर्मीस शॉपिंग बैग को देखा और उसे सच में कोई फीलिंग नहीं आई। हर्मीस महंगा है, लेकिन नक्श ने उसे कितने बैग दिए थे? सही कहा, उसे तो गिनती भी याद नहीं थी। बगल में खड़ी त्रिशा ने अनजाने में अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर यह आज से पहले का दिन होता तो वह भी थोड़ी हैरान हो सकती थी। लेकिन अब आदित्य के हाथ में जो हर्मीस का शॉपिंग बैग था, वह उसकी आंखों में कुछ खास नहीं लग रहा था। प्रपोजल का गिफ्ट। नक्श ने उससे, जो कि बस एक अजनबी थी, हर्मीस के जो बैग दिए थे वे लगभग 2 लाख के थे। और तुम सिर्फ 50,000 का गिफ्ट लेकर इतना बड़ा दिखावा कर रहे हो, कितनी बेकार बात है। सुहानी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कॉलेज खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। सुहानी को कोई जवाब न देते देख आदित्य ने हर्मीस के शॉपिंग बैग को फिर से आगे बढ़ाया। हाँ कर दो, हाँ कर दो, एक साथ, एक साथ। चमचों ने फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया। वे अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। मुझे माफ करना, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। इस शोरगुल वाले माहौल के बीच सुहानी ने ठंडेपन से जवाब दिया। जब सुहानी ने जवाब दिया तो चमचे तुरंत चुप हो गए। उसने क्या कहा? रिजेक्ट कर दिया। उसने सच में रिजेक्ट कर दिया। भीड़ में हलचल मच गई, सबको लगा था कि इसका एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और दूसरी कॉलेज की ब्यूटी। ये किसी कॉलेज के रोमांटिक ड्रामे जैसा था, लेकिन हीरोइन ने सच में प्रपोजल ठुकरा दिया। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से गलत थी। क्या कोई गड़बड़ हो गई थी? आदित्य की भौहें तन गईं। आज इतना बड़ा तमाशा करने के बाद उसे लगा था कि बात पक्की हो चुकी है, लेकिन सुहानी ने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया, और वह भी इतने साफ तरीके से। सुहानी, मैं सच बोल रहा हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सबके सामने बेइज्जती नहीं सहना चाहते हुए आदित्य ने बोलते बोलते शॉपिंग बैग सुहानी के हाथों में थमा दिया। सुहानी, ये गिफ्ट मेरी सच्ची फीलिंग्स को दिखाता है, और यह पहला हर्मीस है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं वादा करता हूं कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए अनगिनत हर्मीस होंगे। आदित्य का इरादा बिल्कुल साफ था, वह सुहानी को दिखाना चाहता था कि वह इतना अमीर है कि बिना सोचे हर्मीस खरीद सकता है। आदित्य, रहने दो। सुहानी ने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, तुम अभी भी क्यों पीछे पड़े हो? जब हर कोई सुहानी के जवाब का इंतजार कर रहा था, ध्रुव पीछे से आगे आया। ध्रुव भाई, सीनियर ध्रुव, मैंने सुना है कि सीनियर ध्रुव भी सुहानी के पीछे पड़े हैं। क्या ये 2 राइवल्स के बीच की टक्कर है? सच कहूं तो राइवल्स नहीं है, जहां तक मुझे याद है आदित्य और ध्रुव के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। ध्रुव के अचानक सामने आने से कहानी में तुरंत एक नाटकीय मोड़ आ गया और भीड़ उत्सुकता से देखने लगी। ये रियल लाइफ ड्रामा किसी भी मेलोड्रामेटिक टीवी सीरियल से कहीं ज्यादा मजेदार था। तो क्या ध्रुव यहाँ किसी की लड़की छीनने आया है? ऐसा तो नहीं लग रहा। एक्स स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंट सुहानी को लेकर जलन में लड़ रहे हैं। आज रात की कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। मेरा तो लाइव स्ट्रीम शुरू करने का मन कर रहा है। ये सच है कि अच्छा दिखने से आपको पार्टनर चुनने में फायदा मिलता है। मुझे सुहानी से बहुत जलन हो रही है। आसपास खड़े तमाशबीन आपस में फुसफुसा रहे थे। आदित्य हमेशा ध्रुव के पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह ध्रुव की एक बात पर डरकर पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि ध्रुव ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन आदित्य अभी भी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। अपनी इज्जत और रुतबे की खातिर वह तुरंत पीछे नहीं हट सकता था। ध्रुव भाई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य ने ध्रुव की तरफ देखकर पूछा। मेरे कहने का क्या मतलब है? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ध्रुव ने आदित्य के कंधे थपथपाए और फिर धीमी आवाज में कहा, सुहानी तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरी बात मानो और हार मान लो। हाँ, आदित्य ने दांत पीसते हुए सख्ती से कहा। ध्रुव भाई, मुझे पता है कि तुम भी सुहानी को पसंद करते हो, लेकिन भाईचारा एक तरफ, हमें फेयर कंपटीशन करना चाहिए। आखिर में ये सुहानी की मर्जी है कि वह किसे चुनती है। डैम, ये देखकर कि आदित्य अभी भी सोच रहा था कि वह सुहानी को पाना चाहता है, ध्रुव गाली दिए बिना नहीं रह सका।
आदित्य, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अपने पुराने चमचे के सामने ध्रुव में ज्यादा धैर्य नहीं था, और चूंकि आदित्य को लग रहा था कि वह सुहानी को छीनने की कोशिश कर रहा है, ध्रुव ने गालियां देना शुरू कर दिया। मेरे भले के लिए? अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र होती तो तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना? आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। जाहिर है अब वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे, खासकर सुहानी वहीं खड़ी थी। अगर वह ध्रुव के सामने कमजोर पड़ता तो फिर वह सुहानी को कैसे इम्प्रेस कर पाता? शिट। खैर, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। तुम मेरी बात मानते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस घटिया हरमीज को लेकर ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज हो। सुहानी के पास इतने हरमीज हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते। ध्रुव ने कोसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं है। वह आदित्य को अच्छे इरादे से समझाने आया था, अब वह खुद सुहानी के बारे में कोई ख्याल रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, तो आदित्य की क्या बिसात, जिसका परिवार उसके जितना अमीर भी नहीं था। वह न सिर्फ उसे जीत नहीं पाएगा, बल्कि अगर नक्श को पता चल गया तो उसकी एक नाराजगी आदित्य के परिवार के छोटे मोटे बिजनेस को बर्बाद कर सकती थी। आखिरकार आज उसने फीनिक्स मॉल में 5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे, और आदित्य के परिवार की कुल संपत्ति शायद 5 करोड़ की भी नहीं होगी। इतने हरमीज की गिन भी नहीं सकते। ध्रुव भाई, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। मुझे सुहानी के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता है, वह हरमीज कैसे अफोर्ड कर सकती है। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में आदित्य के लिए सुहानी के बारे में बेसिक जानकारी निकालना बहुत आसान था, और उसे जो पता चला वह ये था कि सुहानी के माता पिता सिर्फ साधारण नौकरी पेशा लोग थे, और वे किसी भी कीमत पर हरमीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। प्रेसिडेंट आदित्य, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। तुम्हें किसने कहा कि हमारी सुहानी हरमीज अफोर्ड नहीं कर सकती? आज त्रिशा और मैंने फीनिक्स मॉल में सुहानी के साथ पूरा दिन बिताया है, और उसने इतने हरमीज के बैग लिए हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। सिमरन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसने गुस्से में बीच में टोकते हुए कहा, एक और हरमीज जिसे तुम गिन भी नहीं सकते? क्या तुम लोगों को सुहानी की तरफ से डींगे हाँकने में मजा आ रहा है, जबकि उसने खुद अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है? जाहिर है आदित्य को सिमरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिकारत से एक आवाज निकाली और फिर सुहानी की तरफ देखा। सुहानी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और यह हरमीज बैग तुम्हारा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये बैग तुम्हारी माँ की पूरे साल की सैलरी के बराबर है। पहले आदित्य ने थोड़ा शालीन रहने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसने दिखावा करना छोड़ दिया और बिना किसी शर्म के हरमीज बैग की कीमत को लेकर घमंड से बात करने लगा। सुहानी बस आदित्य की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वे सच में एक दूसरे को नहीं जानते थे, और उसका ये बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला एटीट्यूड उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे आदित्य से कोई खास नफरत नहीं थी, लेकिन उसने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद सुहानी ने सच में उसका बदसूरत असली चेहरा देख लिया। वो बस अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता था, उसके चेहरे पर पैसे फेंकना चाहता था, अपनी खरीदने की ताकत दिखाना चाहता था। हालांकि आदित्य की यह सो कॉल्ड खरीदने की ताकत सुहानी के लिए कुछ भी नहीं थी, जिसने आज पूरा दिन पैसों की बारिश देखी थी। पास ही खड़ी त्रिशा और सिमरन भी मजाक उड़ाते हुए हंसे बिना नहीं रह सकी। आज नक्श भाई ने 5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे, और तुम 50,000 के बैग को लेकर इतना उछल रहे हो। सिमरन, त्रिशा, तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम मेरे 50,000 के हरमीज को नीचा दिखा रही हो, है ना? आदित्य सिमरन और त्रिशा को जानता था, वे सभी एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा थे। इससे पहले उन्होंने आदित्य की काफी इज्जत की थी, लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। प्रेसिडेंट आदित्य, तुम्हारे 50,000 के हरमीज में सच में शेखी बघारने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने बस तुम्हें सच बताया है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करोगे। सिमरन अभी बोल ही रही थी कि अचानक भीड़ के पीछे एक हंगामा मच गया। एक टोयोटा वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के बगल में रुकी, जो कि अमीर राजकोट आर्ट कॉलेज में कोई बड़ी बात नहीं थी। असली बात तो वे लोग थे जो कार से बाहर निकले, और वे चीजें जो उन ट्रॉलियों में थीं जिन्हें वे धकेल रहे थे। स्मार्ट कपड़े पहने 4 आदमियों और औरतों में से हर एक ने एक फोल्डेबल ट्रॉली बाहर निकाली, और उन ट्रॉलियों में हरमीज के शॉपिंग बैग करीने से रखे हुए थे। होली शिट, अनगिनत हरमीज जिन्हें हम गिन नहीं सकते थे, वो सच में यहाँ आ गए। यह क्या हो रहा है? क्या कोई थोक में हरमीज खरीद रहा है? पूरा हरमीज स्टोर यहाँ किसने मंगवा लिया? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्या वे यहाँ सड़क किनारे स्टॉल लगा रहे हैं?
भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी और सबका ध्यान आदित्य और ध्रुव की तरफ से हटकर सूट पहने उन 4 आदमियों और औरतों की तरफ चला गया। ये शोर सुनकर आदित्य ने भी उत्सुकता से उधर देखा और फिर वह हक्का बक्का रह गया। 4 ट्रॉलियों पर रखे हर्मीज के बैग किसी पहाड़ की तरह लग रहे थे। तुलना की जाए तो उसके हाथ में जो शॉपिंग बैग था वह बिल्कुल ही घटिया लग रहा था। एक्सक्यूज मी, यही भी 5 गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है ना? हर्मी स्टो की मैनेजर ने ट्रॉली को धकेलते हुए पास ही खड़ी एक स्टूडेंट से नम्रता से पूछा। हाँ, यही भी 5 बिल्डिंग है। उस स्टूडेंट ने बगल वाली हॉस्टल बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। उसने स्टूडेंट को छोटा सा शुक्रिया कहा, फिर अपना फोन निकाला और सुहानी का नंबर डायल किया। कॉल करते समय वह उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी क्योंकि अब तक यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजेदार इवेंट चल रहा हो। जैसे ही उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई, उसे अचानक सुहानी दिख गई और उसका चेहरा चमक उठा। उसने उत्साह से उसकी तरफ हाथ हिलाया। मिस सुहानी, आपने जो सामान खरीदा था हमने उसे डिलीवर कर दिया है। मेरे पास यहाँ एक शॉपिंग लिस्ट है, कृपया इसे चेक कर लें और फिर सामान मिला लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर सब कुछ ठीक है तो बस शॉपिंग लिस्ट पर साइन कर दें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वहां हड़कंप मच गया। फक, ये सारे हर्मी सुहानी ने खरीदे हैं। आदित्य के हाथ में जो है उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है, तो इन सब की कीमत कितनी होगी? तो सुहानी असल में इतनी अमीर है। वो शुरू से ही कितनी लो प्रोफाइल रही है। ये सारे हर्मीस मिलाकर तो पक्का करोड़ों के होंगे। सच कहा, गरीबी मेरी कल्पना को सीमित कर देती है। पता चला है कि कुछ लोग हर्मीस की शॉपिंग ऐसे कर सकते हैं जैसे किसी नुक्कड़ की दुकान से सामान खरीद रहे हो। आसपास खड़े सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। आदित्य पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वह हर्मीस से भरी उन 4 ट्रॉलियों को घूर रहा था। उसने आधे दिन तक यहाँ अपनी उस एक खरीद का दिखावा किया था और सुहानी से वैसी बातें कही थी। पता चला कि मजाक तो उसी का बन गया। ऐसा नहीं था कि वह हर्मीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बल्कि वह हर्मीस की शॉपिंग किसी आम दुकान की तरह कर सकती थी। इतना ही नहीं, वो वहां खड़ी मैनेजर श्रेया को भी जानता था। जब वह स्टोर में शॉपिंग कर रहा था तो वह इस मैनेजर से बहुत इम्प्रेस हुआ था और उसने उस पर लाइन मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन अनुभवी श्रेया को आदित्य जैसे अमीर बिगड़ेल लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन बच्चों के पास असल में ज्यादा पैसे नहीं होते। अगर उसे फंसाना ही था तो वह उनके माता पिता को फंसाना पसंद करती। मिस सुहानी, क्या हम इन्हें ऊपर ले जाने में आपकी मदद करें? आप ये सारा सामान खुद नहीं ले जा सकती, बस यह नहीं पता कि आपके हॉस्टल में बाहरी लोगों को आने जाने की इजाजत है या नहीं। इस समय श्रेया ने सुहानी से फिर बात की। ओह, मैं जाकर हॉस्टल की आंटी से बात करती हूँ, लेकिन ये दोनों आदमी अंदर नहीं आ सकते। डिलीवरी करने आए 4 लोगों में 2 आदमी और 2 औरतें थीं। सुहानी ने दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं और मेरे साथी ऊपर चलेंगे। श्रेया ने सिर हिलाया। ये तो अच्छा है, त्रिशा और मैं भी मदद कर सकते हैं। श्रेया दी, हमारे बैग भी इसी में है ना? सिमरन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पास आए और पूछा। उसने और त्रिशा ने भी अभी तक अपने बैग नहीं लिए थे। हाँ, वे इसी के अंदर हैं। श्रेया ने फिर से सिर हिलाया। ही, ये तो बहुत बढ़िया है। सिमरन अभी भी बहुत उत्साहित थी। हालांकि वह एक अमीर परिवार से थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा का बैग खरीदना अभी भी मुश्किल था और उसकी रोज की पॉकेट मनी इसके लिए काफी नहीं थी। लड़कियां ट्रॉलियों को हॉस्टल के अंदर ले गईं, बातें और मजाक करते हुए पीछे उन तमाशाबीनों की भीड़ को छोड़ गईं जो हैरानी से घूर रहे थे। ध्रुव भाई, ये सब क्या हो रहा है? होश में आने के बाद आदित्य ध्रुव की तरफ मुड़ा। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि ध्रुव ने पहले जो बातें कही थी उनका मतलब सुहानी के लिए उससे मुकाबला करना नहीं था। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? धत तेरी की, मैं तो तुम्हारा भला करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने आदित्य को हिकारत भरी नजर से देखा। ध्रुव भाई, मेरी गलती थी। मुझे बताओ कि असल में क्या चल रहा है? आदित्य ने रोते हुए चेहरे के साथ पूछा। आज का नुकसान बहुत बड़ा था। न केवल वह सुहानी को इम्प्रेस करने में नाकाम रहा था, बल्कि उसे मौके पर ही बेइज्जत भी होना पड़ा था। आदित्य, क्या तुम्हें यहाँ साफ सफाई नहीं करनी चाहिए? तभी एक अधेड़ उम्र का सिक्योरिटी गार्ड पास आया और बोला। नॉर्मल हालातों में कॉलेज में इस तरह के इवेंट्स की इजाजत नहीं थी, क्योंकि भीड़ जमा होने से कोई खतरा हो सकता था, और हालांकि कॉलेज में डेटिंग पर बैन नहीं था, लेकिन इसे बढ़ावा भी नहीं दिया जाता था।
सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि आदित्य स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, और चूंकि आदित्य अक्सर उसे सिगरेट के पैकेट वगैरह लाकर देता था, इसलिए उसने उसकी इज्जत रखी और उसे ये तमाशा खत्म करने दिया। जरूर शर्मा जी, मैं इसे अभी साफ कर देता हूं, ध्रुव ने जवाब दिया और अपने चमचों को एक लुक दिया। सब लोग हट जाओ, रास्ता दो, घूरना बंद करो। चमचों ने तुरंत भीड़ को वहां से हटाना शुरू कर दिया और आदित्य ध्रुव के पीछे पीछे कार में बैठ गया। उसने ध्रुव के लिए सिगरेट जलाते हुए पूछा, ध्रुव भाई, असल में चल क्या रहा है? जहां तक मुझे पता है, सुहानी का फैमिली बैकग्राउंड काफी साधारण है। वह अचानक से इतने सारे हर्मीज कैसे अफोर्ड कर सकती है? आदित्य सच में हैरान था। आज की यह शॉपिंग आसानी से करोड़ों तक पहुंच सकती थी। इस तरह का खर्च करने के लिए किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए? ध्रुव ने आराम से सिगरेट का धुआं छोड़ा और फिर कहा, अब मैं सुहानी पर नजर रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बस वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे मास्टर को सुहानी पसंद आ गई है। मास्टर? ध्रुव भाई, तुम्हारा कोई मास्टर कब से हो गया? आदित्य को शक हुआ। उनका रिश्ता पहले काफी अच्छा था और उसने कभी ध्रुव को किसी मास्टर के बारे में बात करते नहीं सुना था। यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मेरे मास्टर की नेटवर्थ हजारों करोड़ में है, इसलिए अगर तुम किसी लड़की के लिए उनसे मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो अंजाम के बारे में सोच लेना। ध्रुव ने कंधे उचकाए और फिर से सिगरेट पीने लगा। होली शिट! हजारों करोड़ की नेटवर्थ वाला एक टाइकून। खुद को रोक न पाने पर आदित्य के मुंह से गाली निकल गई। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, ध्रुव भाई, हजारों करोड़ की नेटवर्थ वाला एक टाइकून पक्का हमारे राजकोट में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती होगा, वह कौन है? ध्रुव भाई, तुम्हारे पास इतना शानदार मास्टर है, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। अपने भाई को भी साथ ले चलना है ना? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बस आज तुम्हें चेतावनी देना चाहता था, फ्यूचर में सुहानी के बारे में कोई ख्याल मत लाना। बेहतर होगा कि तुम उसके आसपास मंडराने वाले उन मेंढकों को भी चेतावनी दे दो। आदित्य के सामने ध्रुव को अभी भी श्रेष्ठता का एहसास हो रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, चेहरे पर एक मायूसी का भाव लिए। समझ गया। आदित्य ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर सच्चे दिल से कहा, ध्रुव भाई, मुझे पहले जो हुआ उसके लिए सच में अफसोस है। मुझे गलतफहमी हो गई थी। क्या तुम्हारे पास बाद में समय है? मेरी तरफ से ट्रीट, चलो बार चलते हैं और मजे करते हैं। खैर ठीक है। सच में करने के लिए कोई खास काम न होने पर ध्रुव ने साथ चलने के लिए हाँ कर दी। रिवर फ्रंट एस्टेट। नक्श तान्या के लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तान्या और उसके दो क्लोन रिया और निधि द्वारा पेश किए गए गर्ल ग्रुप डांस का मजा ले रहा था। जाहिर है, जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे बाहर पहनने लायक नहीं थे। वे बहुत ही ट्रांसपेरेंट पजामा स्टाइल के थे, इस तरह के जो बिना कपड़ों के होने से भी ज्यादा टेम्पटिंग लगते थे। इस डांस की काफी समय से रिहर्सल की गई थी, जिसमें जानबूझकर कई सेक्सी मूव्स डाले गए थे। यह आंखों को सुकून देने वाला था और साथ ही एक रोमांचक एहसास भी दे रहा था। ऐसे माहौल में डांस खत्म भी नहीं हुआ था कि वे नेचुरली अगले फेज में चले गए। सब कुछ शांत हो गया। तान्या आलस से नक्श की बाहों में सिमट गई। हनी, मुझसे मिलने और भी आया करो, ठीक है? तान्या ने नक्श के सीने पर फुसफुसाते हुए नखरे दिखाते हुए कहा। हाँ जरूर। नक्श ने धीरे से सिर हिलाया। तान्या हमेशा समझदार थी और उसके साथ रहना काफी रिलैक्सिंग था, जिससे काफी इमोशनल सपोर्ट मिलता था। मुआ। नक्श को हाँ करते देख तान्या ने खुशी से उसके गाल पर किस किया, फिर अपनी घड़ी पर टाइम देखा और जल्दी से बिस्तर से उठ गई। एक पल बाद वह वापस लौटी। उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरती से पैक किया हुआ छोटा सा बॉक्स था। हनी, हैप्पी 520। तान्या ने वह गिफ्ट नक्श को दिया। ओह, क्या आज 520 है? नक्श एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसे याद आया कि आज 20 मई थी, एक ऐसा आम दिन जो युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार बन गया था, क्योंकि 520 का उच्चारण आई लव यू जैसा लगता था। और तान्या के दिए गए गिफ्ट को देखकर नक्श को अचानक एहसास हुआ कि उसने खुद कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया था। लगभग उसी समय उसका फोन लगातार बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और उसे घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उसकी कई गर्लफ्रेंड्स के मैसेज ठीक आधी रात को आए थे। अंजलि, मिस्टर नक्श, हैप्पी 520। मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है और आज आपको देना चाहती हूँ। श्रुति, मिस्टर नक्श, इस खास दिन पर बेबी और मैं दोनों आपसे प्यार करते हैं। महक, मिस्टर नक्श, आज 520 है, आपकी बहुत याद आ रही है। ... इतनी अहमियत मिलना सच में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब आपकी कई गर्लफ्रेंड्स हों तो आप 520 कैसे मनाएंगे?
मिस्टर नक्श की तो बात ही छोड़िए, जो आज का दिन ही भूल गए थे और कोई गिफ्ट भी तैयार नहीं किया था। दूसरों के लिए 520 एक त्योहार है, लेकिन हमारे मिस्टर नक्श के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लेने के बाद नक्श ने तान्या की तरफ देखा। चूंकि उसने गिफ्ट दिया था इसलिए उसे भी कुछ तो देना ही था। आज रात मेरे साथ रुक जाओ, क्या तुम रुक सकते हो? तान्या ने नक्श की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। इस छोटी सी लड़की ने ये कहने की हिम्मत भी नहीं की कि नक्श कल भी उसके साथ रहे, बस आज रात रुकना ही काफी होगा। उसका ये भोलापन थोड़ा दिल छू लेने वाला था, खासकर जब उसकी मासूम आंखों के साथ इसे देखा जाए तो मना करना सच में बहुत मुश्किल था। डिंग, रैंडम टास्क ट्रिगर 520 सरप्राइज। टास्क की जानकारी, कृपया एनपीसी, साथ ही बड़े और छोटे बॉस और ब्लू बफ्स को 520 का सरप्राइज दें। टास्क रिवॉर्ड 520 ट्रेजर चेस्ट। नोट, जमा हुआ सरप्राइज वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ट्रेजर चेस्ट का रिवॉर्ड उतना ही शानदार होगा। 10,000 पॉइंट से ज्यादा सरप्राइज वैल्यू होने पर एडवांस्ड इंडस्ट्री कार्ड मिलने का चांस है। सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। ये टास्क काफी सही समय पर आया था और इस सरप्राइज वैल्यू के जमा होने के साथ एडवांस्ड इंडस्ट्री कार्ड पाने का भी चांस था, जो कि एक ऐसा रिवॉर्ड था जो नक्श को पहले कभी नहीं मिला था। इसका मतलब था कि उसे कल सच में बहुत बिजी रहना होगा। शानदार रिवॉर्ड्स और शायद एडवांस्ड इंडस्ट्री कार्ड पाने के लिए उसे सच में हर जगह हाजिरी लगानी होगी। आधी रात तो हो ही चुकी है, मैं कैसे जा सकता हूं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा और तान्या को अपनी बाहों में खींच लिया। अगर तान्या ने 520 की यह ख्वाहिश नहीं बताई होती तो नक्श सच में चला जाता। वह श्रुति के घर जाने का प्लान बना रहा था क्योंकि वे एक ही एरिया में रहते थे, जो काफी आसान था। लेकिन चूंकि तान्या ने यह बात कह दी थी इसलिए नक्श रुक गया। डिंग, सरप्राइज वैल्यू में 500 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। जैसे ही नक्श तान्या के साथ रुकने के लिए राजी हुआ, सिस्टम की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी। हम 500 पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि 10,000 पॉइंट हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। नक्श ने मन ही मन सोचा, फिर अपना फोन निकाला और 13,14,520 रुपये तान्या को ट्रांसफर कर दिए। मुआ, थैंक यू हबी। तान्या ने पैसे मिलने पर खुशी से नक्श के गाल पर किस किया। डिंग, सरप्राइज वैल्यू में 100 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा सरप्राइज वैल्यू 600 पॉइंट। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर नक्श की भौहें हल्की सी तन गईं। वह थोड़ा हैरान था लेकिन खुश भी था। तान्या के लिए 13 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर शायद उसके रात भर रुकने से कम सरप्राइज वैल्यू दे रहा था। दूसरे शब्दों में, तान्या के दिल में पैसे शायद उसकी मौजूदगी से कम अहमियत रखते थे। लेकिन यह अमाउंट कम होने की वजह से भी हो सकता है, ये देखते हुए कि नक्श ने तान्या को पहले भी खर्च करने के लिए काफी पैसे दिए थे। 13 लाख सच में बहुत ज्यादा नहीं थे। चलो कुछ और ट्रांसफर करके देखते हैं, नक्श ने मन ही मन सोचा और 13,14,520 रुपये और ट्रांसफर कर दिए। हबी, आपने एक और ट्रांसफर क्यों किया? तान्या ने हैरानी से नक्श की तरफ देखा। डिंग, सरप्राइज वैल्यू में 20 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा सरप्राइज वैल्यू 620 पॉइंट। नक्श के होंठ हल्के से फड़क उठे। ऐसा लग रहा था कि ट्रांसफर सिर्फ पहली बार ही अच्छा असर दिखाते हैं। दूसरी बार सरप्राइज वैल्यू पहली बार की तुलना में बहुत कम हो गई थी। नक्श ने धीरे से तान्या के कंधे थपथपाए। मुझे रिया और निधि के बैंक अकाउंट नंबर भेजो। तान्या की ये दोनों छोटी क्लोन्स बहुत मेहनत कर रही थी और सिस्टम ने यह नहीं बताया था कि क्या मिनियंस भी सरप्राइज वैल्यू में योगदान दे सकते हैं, इसलिए उसे कोशिश कर लेनी चाहिए। इससे पहले नक्श ने खुद उन्हें पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। तान्या ने ही उसकी तरफ से उन्हें कुछ फायदे दिए थे, इसलिए उसके पास उनके बैंक अकाउंट नंबर नहीं थे। ठीक है, मैं जाकर पूछती हूँ। वे दोनों फिलहाल तान्या के घर पर ही रुकी हुई थीं। वहां काफी कमरे थे और वे इस समय अपने अपने कमरों में वापस जा चुकी थीं। तान्या बिस्तर से उठी और जल्दी से रिया के कमरे की तरफ भागी। निधि भी उसी कमरे में थी और वे दोनों बातें कर रही थीं। रिया, निधि, मुझे अपने बैंक कार्ड नंबर दो, नक्श को चाहिए। ठीक है। तान्या की बात सुनकर दोनों के चेहरे चमक उठे और उन्होंने जल्दी से अपने बैंक कार्ड नंबर भेज दिए। तान्या के जाने के बाद रिया तुरंत उत्साह से बिस्तर से उछल पड़ी। निधि, तुम्हें क्या लगता है नक्श हमें कितने पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं? कम से कम 1 लाख, शायद कई लाख भी, वरना वह खास तौर पर हमारे बैंक कार्ड नंबर नहीं मांगते। निधि ने उम्मीद से अंदाजा लगाया। मुझे भी लगता है कि यह लाखों में होगा। नक्श हमेशा से दिलदार रहे हैं।
बोलते हुए रिया ने अपना फोन उठाया, फिर बिना पलक झपका स्क्रीन को घूरती रही। थोड़ी देर बाद उसके फोन की घंटी नहीं बजी, लेकिन निधि के फोन पर मैसेज आ गया। क्या नक्श का ट्रांसफर आ गया? रिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, निधि ने जोर से सिर हिलाया। उसकी पुतलियां चौड़ी होती जा रही थीं और वह अनजाने में बड़बड़ा रही थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये सच में 13 लाख से ज्यादा है। आह, हमारी इन बीते दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाए। नक्श से 13,14,520 रुपये का ट्रांसफर कंफर्म होने पर निधि खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। हालांकि नक्श का तान्या के घर आना कम ही होता था, लेकिन वे तीनों हर रोज गर्ल ग्रुप के डांस की रिहर्सल पूरी लगन से कर रही थीं, बस इसी उम्मीद में कि जब नक्श आए तो वे सबसे शानदार परफॉर्मेंस दे सकें। सच में मेहनत का फल मिलता है। इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक शानदार इनाम मिला था। ये 13 लाख से ज्यादा था। एक आम इंसान जिंदगी भर में इतने पैसे नहीं बचा सकता। जब निधि इमोशनल हो रही थी, रिया भी उत्साह से चिल्लाने लगी क्योंकि उसे भी 13,14,520 का ट्रांसफर मिला था। मुझे पता था नक्श कंजूसी नहीं करेंगे, हम अमीर हो गए। रिया उत्साह से बिस्तर पर कई बार उछली। वह बस एक आम नौकरी करने वाली लड़की थी जो महीने के 5,000 के करीब कमाती थी और मुश्किल से ही कुछ बचा पाती थी। 13 लाख से ज्यादा उसके लिए बिल्कुल एक खगोलीय रकम थी। इन पैसों से वह राजकोट में एक घर भी खरीद सकती थी। मास्टर बेडरूम में पैसे ट्रांसफर करने के बाद नक्श को सच में सिस्टम से फीडबैक मिला। डिंग, सरप्राइज वैल्यू में 50 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा सरप्राइज वैल्यू 670 पॉइंट। सिस्टम के फीडबैक ने नक्श को 2 मैसेज दिए, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये थी मॉन्स्टर्स भी सरप्राइज वैल्यू दे सकते थे। बुरी खबर ये थी मॉन्स्टर्स द्वारा दी जाने वाली सरप्राइज वैल्यू बहुत कम थी। वहीं 13,14,520 रुपये ट्रांसफर किए गए और तान्या की तरफ 100 पॉइंट मिले, जबकि रिया और निधि दोनों को मिलाकर सिर्फ 50 पॉइंट ही मिले। भले ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम थी, लेकिन सरप्राइज वैल्यू में फिर भी 50 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए यह कोई घाटा नहीं था। इसके अलावा उन दोनों ने उसे खुश करने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देना सही ही था। वह सच में मुफ्तखोरी तो नहीं कर सकता था, है ना? वरना क्या वह नक्श द फ्रीलोडर नहीं बन जाता? पैसे ट्रांसफर करना सरप्राइज वैल्यू बढ़ाने का सबसे आसान तरीका था, इसलिए नक्श ने बस एक के बाद एक कई लड़कियों को पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और सरप्राइज वैल्यू कितनी बढ़ी, यह मापकर वह ये भी अंदाजा लगा सकता था कि उनके दिल में उसके लिए पैसों की कितनी अहमियत है। अगर सरप्राइज वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती तो इसका मतलब था कि वे पैसों से थोड़ा ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन अगर यह ज्यादा नहीं बढ़ती तो इसका मतलब था कि उनके लिए इमोशंस ज्यादा मायने रखते हैं। डिंग, सरप्राइज वैल्यू में 30 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा सरप्राइज वैल्यू 700 पॉइंट। नक्श के अंजलि को पैसे ट्रांसफर करने के बाद सिस्टम ने तुरंत फीडबैक दिया, लेकिन ये सिर्फ 30 पॉइंट ही बढ़ा, जो तान्या के 100 पॉइंट से काफी कम था। साफ था कि खूबसूरत अंजलि को पैसों से कोई खास लगाव नहीं था। असल में ये नॉर्मल भी था, क्योंकि जब नक्श पहली बार उससे मिला था तो अंजलि को लगा था कि वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, इसलिए वह पैसों के पीछे नहीं थी। बाद में जब उसे पता चला कि नक्श बहुत अमीर है तो यह उसके लिए बस एक अचानक मिला सरप्राइज था। उसके लिए यह बात ज्यादा मायने रखती थी कि नक्श ने 20 मई को उससे याद किया, न कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 13,14,520 रुपये। इसके बाद नक्श ने श्रुति, मानसी और राधिका को भी पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन उनसे जो सरप्राइज वैल्यू मिली वह बस कुछ दहाई अंकों तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे ही नक्श ने मासूम कली महक को पैसे भेजे, उसे पूरे 100 पॉइंट का सरप्राइज वैल्यू मिला, बिल्कुल तान्या की तरह। ऐसा लग रहा था कि मासूम कली महक को अभी भी पैसों से बहुत प्यार है। नक्श को पहले से ही इस बात का अंदाजा था, क्योंकि मासूम कली का शुरुआती मकसद बहुत ही साफ था, पैसे ऐंठना। उस वक्त मासूम कली अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी रूममेट्स के साथ गपशप कर रही थी। वह 4 लड़कियों वाले कमरे में रहती थी और उसे मिलाकर 3 लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे। आजकल कॉलेज में अगर लड़कियां रात को हॉस्टल नहीं लौटती हैं तो उन्हें अपने माता पिता को रिपोर्ट करना पड़ता है, खासकर फर्स्ट और सेकंड ईयर में जब कॉलेज प्रशासन ज्यादा सख्त होता है। हाल के सालों में रात में लड़कियों के साथ हुई घटनाओं को देखते हुए कॉलेज वाले जिम्मेदारी लेने से डरते थे। इसलिए वीकेंड को छोड़कर बॉयफ्रेंड वाली इन लड़कियों को 20 मई की रात हॉस्टल में ही गुजारनी पड़ती थी और दिन होने का इंतजार करना पड़ता था ताकि वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जा सकें।
जैसे ही रात के 12 बजे महक के ठीक सामने वाले बेड पर सोने वाली पूजा को उसके बॉयफ्रेंड से 520 का शगुन मिला। आम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 520 बहुत बड़ी रकम थी। उसने तुरंत अपनी रूममेट्स के सामने खुशी से शेखी बघारी, राहुल ने मुझे 520 रुपये भेजे हैं। श्वेता, क्या तुम्हारे वाले कुणाल ने कुछ भेजा? श्वेता को भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बदकिस्मती से उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अभी नहीं, शायद वह सो गया होगा। अरे, मुझे भी पैसे मिले हैं, लेकिन 520 नहीं, सिर्फ 131 रुपये। श्वेता ने नोटिफिकेशन चेक करने के बाद थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। उसका बॉयफ्रेंड एक मिडिल क्लास परिवार से था और एक साथ 520 रुपये भेजना उसके लिए सच में भारी पड़ता। हालांकि श्वेता ये जानती थी, लेकिन लड़कियों में होने वाले कंपटीशन की वजह से उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। कुणाल ने पक्का अपने पैसे गिफ्ट पर खर्च कर दिए होंगे। पूजा ने अपनी रूममेट का बचाव किया और फिर सामने वाले बेड पर बैठी महक की तरफ देखा। महक, तुम्हारा 520 वाला शगुन तो पक्का काफी मोटा होगा, है ना? उस समय तक महक राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज में काफी मशहूर हो चुकी थी। उसकी रूममेट्स उसे बहुत ऊंचे दर्जे का मानती थी, खासकर इसलिए क्योंकि महक माय आइडल शो की रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले रही थी और किसी भी वक्त बड़ी स्टार बन सकती थी। उसकी रूममेट्स उससे बहुत इज्जत से बात करती थीं, यहाँ तक कि पहले से ही ऑटोग्राफ और तस्वीरें मांग लेती थीं, ये सोचकर कि जब वो फेमस हो जाएगी तो वे इन्हें बेच सकती हैं। नक्श के ट्रांसफर से पहले महक को रोहन से भी 520 का शगुन मिला था। उसने रात ठीक 12 बजे डिनर डेट के इनविटेशन के साथ 520 भेजे थे। रोहन के अलावा 2 और लड़के थे जो महक के पीछे पड़े थे, उन्होंने 5200 रुपये भेजे थे। दोनों ही अमीर परिवारों से थे और कॉलेज में काफी मशहूर भी थे। लेकिन महक ने उनके पैसे वापस कर दिए। मासूम कली काफी चालाक थी, उसका पूरा ध्यान मिस्टर नक्श से जुड़े रहने पर था और जाहिर सी बात है, वह किसी और के साथ कोई भी करीबी नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसके अलावा इन लड़कों के 520 के शगुन मासूम कली की नज़र में कुछ भी नहीं थे। जब मिस्टर नक्श उसे खर्चे के लिए पैसे देते थे तो बात हमेशा लाखों से शुरू होती थी। महक मिस्टर नक्श की तरफ से आने वाले 520 के शगुन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बहुत बड़ी रकम होगी, ये तो बस प्यार जताने का एक तरीका था। लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद होती हैं, इससे उन्हें लगता है कि उनकी अहमियत है। इसलिए जब महक को 13,14,520 का ट्रांसफर मिला तो वह खुशी से पागल हो गई। उसने सबसे पहले अपने मिस्टर नक्श को मैसेज किया, फिर मुस्कुराते हुए अपनी रूममेट को जवाब दिया, मुझे 52,000 मिले हैं। कॉलेज में अब महक के लिए अपनी अमीरी छिपाना मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि वह अक्सर मासेराती में आती थी और कभी कभी रेड रोल्स रॉयस कलिनन भी चलाती थी, इसलिए सबको पता था कि वह रईस है। फिर भी महक कोशिश करती थी कि वह ज्यादा दिखावा न करे। जैसे अपनी रूममेट के सवाल का जवाब देते हुए उसने यह नहीं बताया कि उसे 13 लाख से ज्यादा मिले हैं, बल्कि उसने एक छोटा अमाउंट बताया। लेकिन 52,000 भी इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। पूजा और श्वेता हैरानी से चिल्ला पड़ी। 52,000, क्या बात है, काश मेरा भी इतना अमीर बॉयफ्रेंड होता। मुझे बहुत जलन हो रही है। वे दोनों सिर्फ बोल नहीं रही थीं, उन्हें सच में जलन हो रही थी। आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स पहले जैसे नहीं रहे। पहले स्टूडेंट्स ज्यादा मासूम होते थे और उन्हें पैसों की उतनी परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पैसा ही सब कुछ है, ये सोच अब समाज में बहुत आम हो गई है, और सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी दिखावे का चलन बहुत बढ़ गया है। जैसे कि वे कौन से ब्रांड के जूते और कपड़े पहनते हैं, उनके परिवार के पास कौन सी कार है, वे किस इलाके में रहते हैं, यही सब बातें आजकल स्टूडेंट्स करते हैं। लगभग उसी समय राजकोट सेकंड हॉस्पिटल मानसी की इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट थी। लगभग हर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी होती है, इसलिए कई डॉक्टर्स को बारी बारी से नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। मानसी की महीने में एक बार बारी आती थी और आज वही दिन था। आधी रात बीत चुकी थी और इमरजेंसी रूम में अभी भी काफी भागदौड़ थी, हालांकि अभी कोई नया मरीज नहीं आया था। मानसी, जो अब तक काफी बिजी थी, उसे आखिरकार थोड़ा आराम मिला। उसने सबसे पहले नक्श को 520 की बधाई का मैसेज भेजा, फिर उम्मीद के साथ उसके जवाब का इंतजार करने लगी। पिछले कुछ समय से मानसी काफी उदास थी क्योंकि उसने नक्श को काफी दिनों से नहीं देखा था। वे बस कभी कभी मैसेज पर बात करते थे, जिससे मानसी को लगने लगा था कि वह नक्श को खोने वाली है। इसलिए वह 520 के इस खास दिन को लेकर बहुत नर्वस थी। अगर इस दिन भी नक्श उससे मिलने नहीं आया तो इसका मतलब था कि उनका रिश्ता खत्म होने वाला है।
डॉक्टर मानसी, हैप्पी हॉलिडे। जैसे ही मानसी ख्यालों में खोई थी, अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई। उसने झटके से मुड़कर देखा तो डॉक्टर सुमित खड़ा था, जो उस रात ड्यूटी पर था। उसके हाथ में गुलाब का एक गुलदस्ता था और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। मानसी के दीवानों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन जब अस्पताल में सबको पता चला कि वह रिलेशनशिप में है, तो ज्यादातर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। सुमित उन चंद लोगों में से था जिसने हार नहीं मानी थी। उसने आज रात मानसी के साथ ड्यूटी करने के लिए जानबूझकर अपनी शिफ्ट भी बदलवाई थी ताकि वह उसे प्रपोज कर सके। सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं ये फूल नहीं ले सकती। मानसी ने बहुत सख्ती से मना कर दिया। असल में उससे लोगों को रिजेक्ट करने का अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका था। डॉक्टर मानसी, आप दूसरों को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं काफी समय से आपको नोटिस कर रहा हूं और आप हमेशा अकेले आती जाती हैं। आपका बॉयफ्रेंड आपको कभी पिक करने नहीं आता। सुमित ने पूरी रिसर्च की थी। हर रोज काम के बाद वह मानसी पर नजर रखता था और उसे पता था कि वह हमेशा अकेले घर जाती है, उसे कभी कोई आदमी लेने नहीं आता। इसलिए सुमित को यकीन हो गया था कि मानसी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे लगा कि इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड होने का बहाना बना रखा है। सुमित की बातों ने मानसी के दिल पर सीधा वार किया। उसने बिल्कुल उसकी कमजोर नस पकड़ ली थी। मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बस अपने काम में बहुत बिजी रहता है। मानसी ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए थोड़े कड़क लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर मानसी, खुद को धोखा देना बंद कीजिए। रात के 12 बज चुके हैं। अगर सच में आपका कोई बॉयफ्रेंड होता, तो क्या अब तक उसने कोई मैसेज या गिफ्ट नहीं भेजा होता? कोई ट्रांसफर, कोई गिफ्ट या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज। लेकिन क्या आपको कुछ मिला? सुमित ने कंधे उचकाते हुए अपने हाथ में पकड़े गुलाब को आगे किया। अगर आपका सच में कोई बॉयफ्रेंड होता, तो उसे आपको ये फूल देने चाहिए थे। दिल पर लगे इन सीधे तीरों ने मानसी को खामोश कर दिया। उसने दांत पीसते हुए जवाब देना चाहा, लेकिन उसे अंदर से बेबसी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुमित जो कह रहा था वह सच था। डॉक्टर मानसी, एक मौका दीजिए, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। सुमित ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, और जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मानसी के फोन की घंटी बजी। मानसी, जो नक्श के मैसेज का इंतजार कर रही थी, तुरंत खुश हो गई और जल्दी से अपना फोन चेक किया। ये बैंक से आया एक ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन था। अभी अभी नक्श ने उसे 13,14,520 रुपये ट्रांसफर किए थे। उसी वक्त नक्श का हैप्पी 520 वाला व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया, जिसमें उसने मानसी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। सच कहें तो मानसी के लिए अब पैसे उतने मायने नहीं रखते थे। आखिरकार नक्श ने उससे पहले ही एक आलीशान घर और कार खरीद कर दे दी थी, और उसे पैसों की कोई खास जरूरत नहीं थी। उसके लिए वह व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा मायने रखता था जिसमें नक्श ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मानसी, जो अभी तक उदास थी, अचानक खुशी से खिल उठी। नाइट शिफ्ट की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। सुमित मानसी के चेहरे पर उदासी से लेकर खिलखिलाती मुस्कान तक का पूरा सफर देख रहा था। उसे लगा था कि उसने मानसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब उसका काम बन जाएगा। लेकिन मानसी के एटीट्यूड में अचानक आए इस बदलाव ने उसे हैरान कर दिया। उसकी खुशी बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई लड़की प्यार में पागल हो। चूंकि मानसी अपना फोन देखने में जल्दबाजी कर रही थी, इसलिए उसने पास खड़े सुमित पर ध्यान नहीं दिया और सुमित ने उस बैंक ट्रांसफर के मैसेज की एक झलक देख ली। वह 13,14,520 रुपये का ट्रांसफर था। लेकिन उसने सिर्फ एक झलक देखी थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह रकम 13 लाख से ज्यादा थी या सिर्फ 1,30,000 के आसपास। 1,30,000 तो दूर की बात थी, अगर वह सिर्फ 13,000 भी होता तो भी सुमित के होश उड़ाने के लिए काफी था। एक डॉक्टर के तौर पर, जिसे काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, उसकी महीने की सैलरी सिर्फ 10-15 हजार के आसपास थी, और बोनस वगैरह मिलाकर उसकी सालाना सैलरी बमुश्किल 2 लाख से थोड़ी ऊपर थी। उसके लिए 520 के मौके पर 13,000 का ट्रांसफर भी उसकी हैसियत से बाहर था। बॉयफ्रेंड ने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा है, अब यकीन आया। खुशी से झूमती मानसी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा, जिसका मतलब था कि सुमित अब वहां से जा सकता है। डॉक्टर मानसी, पूछने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्या आपके बॉयफ्रेंड ने सच में आपको 13,14,520 रुपये ट्रांसफर किए हैं? सुमित उस मैसेज की असली रकम जानने के लिए बेताब था और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। हाँ, मानसी ने हैरानी से अपनी भौहें उठाई कि उसने उसका मैसेज पढ़ लिया था। मेरा इरादा आपकी प्राइवेसी में दखल देने का नहीं था।
मेरी नज़र बस गलती से पड़ गई थी। सुमित ने जल्दी से सफाई दी। डॉक्टर सुमित, एक मरीज आपका इंतजार कर रहा है। मानसी, जो हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करती थी, जाहिर है ऐसे सवाल का जवाब नहीं देने वाली थी। ओह, ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए, सुमित ने कहा और मायूस होकर गुलाबों का गुलदस्ता लिए वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। हालांकि मानसी के इस तरह बात को टालने से उससे यकीन हो गया कि उसने जो रकम देखी थी वह पक्का 1,30,000 से ज्यादा ही थी। अस्पताल में पहले से ही अफवाहें उड़ रही थीं कि मानसी का बॉयफ्रेंड कोई बहुत बड़ा रईस है, और अब ऐसा लग रहा था कि वे अफवाहें सच थीं। सुमित ने अपने हाथ में पकड़े गुलाबों को देखा और खुद पर कड़वी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। उसके जैसा एक जूनियर डॉक्टर भला किसी रईस का मुकाबला कैसे कर सकता था। रिवरफ्रंट एस्टेट। पैसे और व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बाद नक्श का सरप्राइज को भी बढ़कर 3,600 हो गया था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि पैसे ही सब कुछ नहीं थे, उसके साथ जुड़ी सभी लड़कियां यही चाहती थीं कि वह 520 का दिन उनके साथ बिताए। उदाहरण के लिए, जब मानसी को पैसे मिले तो उसकी खुशी सिर्फ 30 पॉइंट बढ़ी, लेकिन जब नक्श ने उसे डिनर के लिए पूछा तो उसकी खुशी सीधे 300 पॉइंट उछल गई। अपनी सभी गर्लफ्रेंडर्स को पैसे और मैसेज भेजने के बाद नक्श ने मान्या की चैट खोली और झिझकने लगा। कायदे से देखा जाए तो एक एक्स जीजा के तौर पर उसे 520 के दिन मान्या को मैसेज नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनके बीच का रिश्ता बहुत पहले ही काफी अजीब सा हो चुका था, लेकिन किसी ने भी कभी वह आखिरी हद पार नहीं की थी। इसलिए अब नक्श काफी कंफ्यूज था, सोच रहा था कि क्या उसे मान्या को भी मैसेज भेजना चाहिए। और जब वह झिझक ही रहा था, तभी खुली हुई व्हाट्सएप चैट पर अचानक एक मैसेज पॉपअप हुआ, नक्श हैप्पी 520। यह मान्या थी, जिसने पहले मैसेज भेजा था। ओह, उसने खुद आगे बढ़कर मैसेज किया था। नक्श ने हल्के से अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह बिना किसी झिझक के दूसरी लड़कियों से बात कर सकता था, लेकिन जब बात मान्या की आती थी तो उससे सच में समझ नहीं आता था कि क्या करे। आखिरकार मान्या को उसने अपने सामने बड़ा होते देखा था और उसके दिल में हमेशा एक ऐसी झिझक रहती थी जिसे तोड़ना मुश्किल था। तभी जब नक्श सोच ही रहा था कि क्या रिप्लाई करे, मान्या का भेजा हुआ मैसेज अचानक डिलीट हो गया। मैसेज वाज डिलीटेड का नोटिफिकेशन देखकर नक्श अपनी हंसी नहीं रोक पाया। साफ था कि यह लड़की भी उसी की तरह कंफ्यूज थी। रिवरफ्रंट हाइट्स। स्ट्रैप वाली नाइटी पहने मान्या ने मैसेज डिलीट करने के बाद घबराहट में अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। 520 जैसे दिन पर मैसेज भेजना शायद कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी, उसने सोचा। ये तो लगभग प्रपोज करने जैसा ही था। मान्या, तुम बहुत डरपोक हो, तुमने मैसेज भेजा और फिर डिलीट कर दिया। मान्या के साथ सोफे पर बैठी काव्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मुझे अभी भी लग रहा है कि यह बहुत अजीब था। 520 बहुत ही खास दिन होता है। मान्या ने अपने घुटनों को गले लगाते हुए अपना चेहरा उनमें छिपा लिया और धीरे से बड़बड़ाए। इसीलिए तो तुम्हें 520 पर ही भेजना चाहिए, किसी आम दिन पर भेजने का क्या मतलब। यही मौका है अपनी फीलिंग्स बताने का, वरना नक्श सच में उन चुड़ैलों के जाल में फंस जाएगा। काव्या ने अपनी दोस्त के कंधों पर हाथ रखकर उसे गुस्से से झकझोरते हुए कहा। फिर उसने वह फोन उठाया जो मान्या ने एक तरफ फेंक दिया था। अगर तुम भेजने की हिम्मत नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगी। ये कहकर काव्या मैसेज टाइप करने लगी। मत भेजो, मुझे थोड़ा और सोचने दो। घबराई हुई मान्या ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर काव्या के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की। तभी अचानक मान्या के फोन की घंटी बजी। ये नक्श का व्हाट्सएप मैसेज है। मान्या के फोन की नोटिफिकेशन सेटिंग में सिर्फ मैसेज भेजने वाले का नाम दिखता था, मैसेज में क्या लिखा है वह नहीं। इसलिए काव्या ने सिर्फ स्क्रीन पर चमकता हुआ नक्श का नाम देखा। मुझे फोन दो। ये सुनकर कि नक्श ने मैसेज भेजा है, मान्या तुरंत हरकत में आई। उसने काव्या के हाथ से फोन झपट्टा मारकर छीन लिया और बेसब्री से नक्श का मैसेज खोला। हैप्पी हॉलिडे मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन इस खास दिन पर इन 2 शब्दों का मतलब बहुत बड़ा था। मान्या के माथे पर जो सिकुड़न थी वह तुरंत गायब हो गई और उसके प्यारे से चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा गई। डिंग डोंग। जैसे ही मान्या मैसेज का रिप्लाई करने वाली थी, फोन फिर से बजा। इस बार यह एक टेक्स्ट मैसेज था, बैंक की तरफ से। अभी अभी उसके एक्सिस बैंक के अकाउंट में नक्श की तरफ से 13,14,52,00 रुपये ट्रांसफर हुए थे। हे भगवान, 1,31,45,000। काव्या टेक्स्ट मैसेज पर नजर पड़ते ही हैरानी से चिल्ला पड़ी। जब दूसरे लोग 520 पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वे सिर्फ 520 या 1314 वगैरह भेजते हैं,
या ज़्यादा से ज़्यादा 5,200। लेकिन मिस्टर नक्श ने सीधे 13,14,52,00 भेज दिए थे। ये सिर्फ 13,14,520 भी नहीं था। मान्या, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? यह 8 डिजिट का नंबर है ना? काव्या ने बड़ी बड़ी आंखों से कंफर्म करते हुए पूछा। हम। मान्या ने हल्के से सिर हिलाया। पैसों की रकम उसके लिए मायने नहीं रखती थी। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी वह था वो नंबर जो नक्श ने ट्रांसफर किया था। नक्श ने तो एक तरह से तुम्हें प्रपोज ही कर दिया है ना? काव्या ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए फिर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मान्या, अब से तुम राजकोट न्यूज़पेपर ग्रुप की बॉस बनने वाली हो। अरे हाँ, टैलेंट मीडिया भी तो तुम्हारा ही है। मैडम बॉस, कृपया फ्यूचर में हमारा भी ख्याल रखिएगा। अपनी पक्की सहेली के इस तरह चिढ़ाने पर मान्या का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने काव्या की बांह पर चिकोटी काटी। तुम और तुम्हारी बकवास। मैडम बॉस, मेरी गलती थी, मुझ पर थोड़ी दया करो। काव्या ने मजाक करते हुए माफी मांगी। मान्या ने अपनी सहेली की बातों को नजरअंदाज किया और अपना फोन पकड़े हुए सोचने लगी कि नक्श को क्या रिप्लाई करे जिसने अभी अभी उससे इतना बड़ा अमाउंट भेजा था। जैसा कि काव्या ने कहा था, इस खास दिन पर नक्श का इतनी बड़ी रकम भेजना सच में उसके प्यार के इजहार जैसा ही था। थोड़ी देर सोचने के बाद भी मान्या को समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे और आखिर में उसने बस वही मैसेज दोबारा भेज दिया जो उसने पहले डिलीट किया था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर नक्श से पूछा कि क्या कल उसके पास डिनर के लिए टाइम होगा। हालांकि 520 पर नक्श को कई लड़कियों ने डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मान्या का बुलावा कबूल कर लिया। आखिर वह उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स से अलग थी। अगली सुबह नक्श तान्या के बगल में उठा। बीती रात उस लड़की ने 2 बार अपना जादू चलाया था जिससे वह इतना थक गया था कि अगली सुबह तक उसका असर था। तान्या के घर से निकलने के बाद नक्श सीधा श्रुति के घर गया। वह ठीक श्रुति और निहारिका के साथ ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंचा। प्रोफेशनल शेफ की बदौलत श्रुति के घर का हर खाना बहुत ही लाजवाब होता था। नक्श के आने से श्रुति जाहिर तौर पर बहुत खुश हुई। सच तो यह है कि वह पिछली रात से ही सोच रही थी कि क्या आज उसे अपना प्यार देखने को मिलेगा। उसकी उम्मीदों से परे नक्श सुबह सुबह ही आ गया और एक्साइटेड श्रुति सीधा नक्श की बाहों में कूद पड़ी और उसे कसकर चूमने लगी। नक्श ने भी श्रुति की पतली कमर पर हाथ रखकर उसका साथ दिया। अहम। उन दोनों को एक दूसरे में इस कदर खोया देख निहारिका, जो दलिया पी रही थी, ने झल्लाते हुए 2-3 बार खांसी की। उसकी सुबह पहले ही इतनी सारी मिठास से भर चुकी थी। शायद निहारिका का इशारा समझकर नक्श ने धीरे से श्रुति की पीठ थपथपाई और दोनों अलग हुए। नक्श अपनी कुर्सी पर बैठ गया और नैनी ने तुरंत घर के इस खास मेहमान को एक कटोरी दलिया परोस दिया। निहारिका, आजकल काम कैसा चल रहा है? 2 घूंट दलिया पीने के बाद नक्श ने अपना ध्यान सेक्रेटरी निहारिका की तरफ लगाया। बहुत बढ़िया। मिस्टर नक्श की लीडरशिप में राजकोट न्यूज़पेपर ग्रुप का परफॉर्मेंस आसमान छू रहा है। ये सेक्रेटरी, जिसने नक्श के लिए कई मुश्किल काम किए थे और अब उसके काफी करीब थी, उसने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। लेकिन असल में वह नक्श को ताना मार रही थी कि वह ऑफिस के कामों पर ध्यान नहीं देता। राजकोट न्यूज़पेपर ग्रुप का सारा काम असल में महिमा संभाल रही थी, जबकि नक्श सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट था। वह पहले रेगुलर ऑफिस जाता था, लेकिन आजकल उसका जाना काफी कम हो गया था। सच में वह एक लापरवाह प्रेसिडेंट बन चुका था। हम गुड। नक्श ने सिर हिलाया, फिर मजे से दलिया पीते हुए बोला, मैंने हाल ही में एक कार शोरूम खरीदा है और सोच रहा था कि किसी भरोसेमंद इंसान को वहां का हेड बना दूं। उस शोरूम की मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं है, बस करीब 800-900 करोड़ के आसपास होगी। मिस्टर नक्श, आंटी की बनाई मिक्स सब्जी बहुत टेस्टी है, आपको टेस्ट करनी चाहिए। इससे पहले कि नक्श अपनी बात पूरी कर पाता, निहारिका ने एक्साइटमेंट में उसे थोड़ी सब्जी परोस दी। हम 800-900 करोड़ के कार शोरूम की बात कर रहे हैं। निहारिका, जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थी, जाहिर है इसमें उसे बहुत दिलचस्पी थी। करियर को लेकर निहारिका की सोच बिल्कुल महिमा जैसी ही थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। महिमा थोड़ी शांत और रिजर्व रहने वाली थी और उसे हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता था, जबकि चुलबुली और मिलनसार सेक्रेटरी निहारिका अपने साथ काम करने वालों में आसानी से घुल मिल जाती थी, जो उसे सल्स जैसे काम के लिए एकदम सही बनाता था। और असल में कार शोरूम का काम पूरा का पूरा सेल्स पर टिका होता है, इसलिए नक्श ने निहारिका को मौका देने का फैसला किया। आखिरकार यह 800-900 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और बिना किसी भरोसेमंद इंसान के वहां होने से उसे तसल्ली नहीं मिलती। उसकी साली आशिका पहले से ही बहुत बिजी थी और दूसरा बड़ा शोरूम संभालने के लिए सही नहीं थी।
तुम्हें थोड़ा टाइम निकालकर ऑनलाइन विंचेज़ लग्जरी कार्स के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए और फिर मैनेजर से मिलकर काम समझना चाहिए। नक्श ने निहारिका की दी हुई सब्जी का एक निवाला खाया। सच में वह बहुत टेस्टी थी। ठीक है मिस्टर नक्श, आप बेफिक्र रहें, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये काम पूरी लगन से करूंगी। निहारिका खुशी से अपनी कुर्सी से उठी और बहुत सीरियस होकर अपना वादा पक्का किया। निहारिका जैसी लड़की के लिए जो अपने करियर को लेकर इतनी फोकस थी, हमेशा एक सेक्रेटरी बनकर रहना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। भले ही नक्श के लापरवाह प्रेसिडेंट बनने के बाद से वह मैनेजर जैसे काम संभाल रही थी, लेकिन कागजों में वह अभी भी एक सेक्रेटरी ही थी। लेकिन विंचेज़र लग्जरी कार्स में जाने से सब कुछ बदल जाएगा। उसके नाम के आगे से सेक्रेटरी का टैग हट जाएगा। श्रुति के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद नक्श कुछ देर रुका और जाने से पहले उसने श्रुति के पेट पर प्यार से एक किस किया। श्रुति का घर नक्श के 520 टूर का दूसरा स्टॉप था और जाहिर है पहला स्टॉप तान्या का घर था जो अभी भी सो रही थी। नक्श के प्लान के हिसाब से तीसरा स्टॉप डॉक्टर मानसी से मिलना था। मानसी की पिछली रात शिफ्ट थी और सुबह 8 बजे उसकी छुट्टी हुई थी। नक्श 8:30 बजे अस्पताल पहुंचा। मानसी के चेहरे पर नाइट शिफ्ट की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन अपने प्यार से मिलने की खुशी भी कम नहीं थी। वह अपने सीईओ बॉयफ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिल रही थी, जिसकी वजह से एक बार को उसे लगा था कि नक्श ने उसे छोड़ दिया है। इसलिए आज की मुलाकात उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। हालांकि अभी अभी नाइट शिफ्ट खत्म होने की वजह से उसके पास मेकअप करने का भी टाइम नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से मानसी नेचुरली बहुत खूबसूरत थी। बिना मेकअप के भी उसकी खूबसूरती निखर कर आ रही थी, जिससे वह और भी छोटी लग रही थी। नक्श, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। मिलते ही मानसी ने अपना सिर नक्श के सीने में छिपा लिया और थोड़ी शिकायत भरे लहजे में बड़बड़ाई। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस आजकल काम में बहुत बिजी था। नक्श ने प्यार से मानसी के बालों को सहलाया। मानसी से इतने दिनों तक न मिलने की असली वजह काम में बिजी होना नहीं था, बल्कि उसे एक ट्रिक मिल गई थी। अगर वह एनपीसी टास्क लगातार नहीं करता तो रिवॉर्ड्स जमा हो जाते हैं और पहले से भी ज्यादा शानदार हो जाते हैं। जब उसे यह ट्रिक समझ आई तो मानसी पर इसे टेस्ट करने का यह सबसे सही समय था। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मानसी बहुत सीधी सादी थी। जो भी वह सोचती थी सीधे बोल देती थी। उसने अपनी भावनाओं को जताते हुए धीमी आवाज में कहा। ऐसे वक्त में बातों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। नक्श ने धीरे से मानसी का चेहरा उठाया और बिना कुछ कहे उसे किस कर लिया। क्या वह मीम नहीं है जिसमें लिखा होता है डोंट टॉक किस मी? ये बात यहाँ बिल्कुल सही बैठ रही थी। अक्सर 100 बार आई मिस यू कहना भी एक किस की बराबरी नहीं कर सकता। मानसी की हल्की सी आवाज नक्श के कानों में पड़ी। नक्श मानसी की हालत देखकर ही समझ गया था कि एक बार इमोशनल होने के बाद वह पूरी तरह से खुद को सौंप देती है। और यह सिर्फ मानसी की बात नहीं थी, बहुत सी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। नक्श ने चारों तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे अस्पताल की पार्किंग है, चलो घर चलते हैं। मानसी ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया। नक्श ने पहले ही रॉयल एनक्लेव में एक आलीशान विला खरीदा हुआ था। जब से मानसी वहां शिफ्ट हुई थी वह उसके अस्पताल से सिर्फ कुछ मिनट की ड्राइव पर था। वह अपने लंच ब्रेक में भी घर जाकर आराम कर सकती थी। इसलिए वे दोनों बहुत जल्दी वहां पहुंच गए। 15 मिनट से भी कम समय में नक्श मानसी को गोद में उठाकर आलीशान बाथरूम की तरफ जा रहा था। डिंग, एनपीसी टास्क नंबर 4 पूरा करने पर होस्ट को बधाई। रिवॉर्ड, एक जूनियर इंडस्ट्री कार्ड। बेडरूम में फिर से शांति छा गई। सिस्टम की आवाज नक्श के दिमाग में गूंजी। बहुत बढ़िया, करोड़ों की एक और इंडस्ट्री। नक्श का मूड एकदम शानदार हो गया था। अभी अभी उसे 800 पॉइंट की सरप्राइज वैल्यू मिली थी और अब एक जूनियर इंडस्ट्री कार्ड भी मिल गया। उसके 520 टूर का तीसरा स्टॉप एक बहुत बड़ी जीत थी। नक्श ने बाथरूम में जाकर फिर से शॉवर लिया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि मानसी सो चुकी थी। नाइट शिफ्ट की थकान और फिर लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मानसी गहरी नींद में सो गई थी। यहां तक कि उसके मुंह से थोड़ी लार भी निकल रही थी। नक्श ने बेड के पास जाकर अपने अंगूठे से मानसी के मुंह की लार पोंछी, फिर उसके माथे पर एक किस किया और इस तरह उसके 520 के दिन का तीसरा स्टॉप पूरा हुआ। राजकोट टीवी स्टेशन। आज माय आइडल का रिकॉर्डिंग टास्क था और जाहिर है 520 जैसे दिखावटी दिन के लिए किसी बड़े शो की रिकॉर्डिंग नहीं रोकी जा सकती थी। रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे शुरू होनी थी, लेकिन मान्या अपना मेकअप करवाने के लिए 3 घंटे पहले ही टीवी स्टेशन पहुंच गई थी। पिछली रात उसने नक्श के साथ डिनर का प्लान बनाया था, लेकिन काम की वजह से वह बाहर नहीं जा पा रही थी,
इसलिए उसने टीवी स्टेशन पर ही नक्श से मिलने का फैसला किया। नक्श को भी कोई ऐतराज नहीं था। माय आइडल शो के सेट पर जाने से उसे मासूम कली महक और अपनी आर्टिस्ट रिया सेन से भी मिलने का मौका मिल जाता। ड्रेसिंग रूम में मान्या अभी भी बहुत नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह जल्दी ही नक्श से मिलने वाली है। भले ही उसने पिछली रात हिम्मत जुटाकर उसे मैसेज कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी का सामना कैसे करे जो कभी उसका जीजा था और अब नक्श भाई बन चुका था। ठक ठक ठक, किसी ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खटखटाया। मान्या ने खुद ब खुद अपनी कमर सीधी कर ली, उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी नजरें सामने रखे मेकअप मिरर पर टिक गईं, जहां से वह दरवाजे की तरफ देख सकती थी। लेकिन जो लड़की ड्रेसिंग रूम में आई वो नक्श नहीं थी जिसका वह इंतजार कर रही थी, बल्कि मोटे फ्रेम का चश्मा पहने एक थोड़ी गोल मटोल लड़की थी, जिसके हाथ में पिंक गुलाबों का एक गुलदस्ता था। मान्या, ये लक्ष्य सर ने भेजे हैं, आपको हैप्पी 520 विश किया है। वह लड़की मेंटर लक्ष्य कपूर की असिस्टेंट थी और इतना बोलने के बाद उसने गुलाबों का वह गुलदस्ता मान्या के बगल वाली खाली कुर्सी पर रख दिया। कृपया मेरी तरफ से लक्ष्य सर को शुक्रिया कहना, लेकिन मैं ये फूल नहीं ले सकती। मान्या ने बहुत अदब से मना कर दिया। जब से उसने पहली बार शो रिकॉर्ड किया था, लक्ष्य ने मान्या को लेकर अपनी पसंद जाहिर कर दी थी और मान्या अच्छे से समझती थी कि उसका क्या मतलब था। लेकिन मान्या ने हमेशा लक्ष्य से एक दूरी बनाकर रखी थी और उसे कभी भी अपने करीब आने का मौका नहीं दिया था। मान्या, मेरा काम बस ये फूल पहुंचाना था। अगर मैं ये फूल वापस ले गई तो लक्ष्य सर पक्का मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज समझो। उस लड़की ने दुखी मन से कहा और तेजी से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। उस गुलदस्ते को देखकर मान्या ने मायूसी से अपना सिर हिलाया। मान्या मैम, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे वापस कराऊं? जब मान्या पहली बार माय आइडल की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी तब उसके पास कोई असिस्टेंट नहीं थी। जब नक्श को इस बात का पता चला तो उसने मान्या के लिए एक असिस्टेंट का इंतजाम करवा दिया। उस असिस्टेंट को नक्श के कहने पर शनाया ने ढूंढा था। उसका नाम पूजा था और वह 20 साल की थी। इस लड़की ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था और वह काफी समझदार मानी जाती थी। हाँ, इसे वापस कर आओ। मान्या ने सिर हिलाया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर लक्ष्य कपूर के फूल नहीं लेना चाहती थी। मैं इसे अभी वापस कर आती हूँ। पूजा ने तुरंत वह गुलदस्ता उठाया और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई ताकि वह इसे लक्ष्य की असिस्टेंट को वापस कर सके। लेकिन वह असिस्टेंट वहां से जल्दी निकल गई थी और जब तक पूजा कॉरिडोर में पहुंची, वह लक्ष्य के ड्रेसिंग रूम के पास पहुंच चुकी थी। नेहा, एक सेकंड रुको। पूजा को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन चूंकि लक्ष्य हमेशा उसे नेहा बुलाता था तो पूजा ने भी वही नाम इस्तेमाल किया। ये फूल लक्ष्य सर ने मान्या के लिए भेजे हैं, प्लीज इन्हें अपने पास ही रख लो। नेहा ने जवाब दिया, फिर अपनी रफ्तार बढ़ाए और जल्दी से लक्ष्य के ड्रेसिंग रूम में घुस गई। लेकिन पूजा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सामने वाली लड़की पहले ही कमरे में जा चुकी थी। उसने झल्लाते हुए एक गहरी सांस ली और फिर अपने होठों को चबाते हुए उसने फैसला किया कि इस सिचुएशन में उसके पास लक्ष्य कपूर के ड्रेसिंग रूम में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शो के कई एपिसोड्स के बाद भी पूजा को लक्ष्य कपूर से बात करने में काफी डर लगता था। टीवी पर उसकी इमेज बहुत फ्रेंडली दिखती थी, लेकिन असल जिंदगी में वह बहुत घमंडी था और स्टाफ या पूजा जैसी असिस्टेंट से हमेशा रूखेपन से पेश आता था। क्या हुआ? जब पूजा खुद को हिम्मत दे रही थी, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, मिस्टर नक्श। पूजा पलटी और उसने नक्श को देखा, जो मिलने के लिए वहां आया था। बात यह है कि लक्ष्य कपूर ने मान्या को फूल भेजे थे और मान्या ने उन्हें लेने से मना कर दिया और मुझे इन्हें वापस करने के लिए कहा है। पूजा ने पूरी सच्चाई बता दी। लक्ष्य कपूर फूल भेज रहा है। नक्श ने अपनी भौहें उठाई। उसने सुन रखा था कि माय आइडल की रिकॉर्डिंग के पहले दिन से ही लक्ष्य उसकी साली में दिलचस्पी दिखा रहा था। उस वक्त नक्श मान्या को सपोर्ट करने भी आया था, ये सोचकर कि उसकी मौजूदगी देखकर लक्ष्य अपने फालतू के इरादे छोड़ देगा। फिर भी वो यहाँ 520 जैसे दिन पर मान्या को फूल भेज रहा था। क्या उसे लगता था कि मेंटर बनना बहुत आसान काम है? मैं दे आऊंगा, नक्श ने बहुत ही बेरुखी से कहा। पूजा ने हैरानी से अपना मुंह खोला। मिस्टर नक्श, आप फूल वापस देने जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा, नक्श ने कहा और सीधे पूजा के हाथों से वह गुलदस्ता ले लिया। उसे ये देखने की उत्सुकता थी कि लक्ष्य कपूर आखिर क्या गेम खेल रहा है। कमरा नंबर 5 का ड्रेसिंग रूम। लक्ष्य कपूर सोफे पर आधा लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। जैसे ही नेहा वापस आए, उसने तुरंत पूछा, मान्या ने क्या कहा?
उसने लेने से मना कर दिया और ऐसा लग रहा है कि उसकी असिस्टेंट फूल वापस भी करना चाहती है। ये सुनते ही लक्ष्य के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मना करना एक बात है, लेकिन फूलों को वापस भेजना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक पॉपुलर आइडल होने के नाते लक्ष्य के दीवानों की कोई कमी नहीं थी। कई लड़कियों ने 20 मई को उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की उसकी पसंद की नहीं थी। या यूं कहें कि वे ऐसी लड़कियां थीं जिनके साथ वह टाइम पास कर सकता था, लेकिन सीरियस डेटिंग के लिए नहीं। लक्ष्य, मैंने पहले भी कहा है, मान्या पर अपनी नज़र मत रखो। उसका टैलेंट मीडिया के मिस्टर नक्श के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। अगर तुम मिस्टर नक्श से पंगा लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बगल में बैठी एजेंट फरीदा ने चेतावनी दी। असल में वह कई बार यह बात कह चुकी थी, लेकिन हवस में अंधा लक्ष्य सुनने को तैयार ही नहीं था। फरीदा दी, मैं बस मान्या के साथ एक डेट प्लान करना चाहता हूं। अगर मैं और वह किसी को नहीं बताएंगे तो मिस्टर नक्श को कैसे पता चलेगा? ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी लोग लक्ष्य के ही अपने थे, इसलिए उसने बेझिझक होकर अपनी बात कही। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर बैठे सभी लोग चौंक गए और सबने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। लक्ष्य अभी भी बड़बड़ा रहा था, कौन बेवकूफ है जो बिना पूछे अंदर आ गया। लेकिन जब उसने अंदर आने वाले शख्स को देखा तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया। मिस्टर नक्श, मिस्टर नक्श। लक्ष्य को नहीं पता था कि नक्श ने उसकी बात सुनी है या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत डरा हुआ था। आखिरकार ये शख्स टैलेंट मीडिया का प्रेसिडेंट था। अगर सच में वह इसके निशाने पर आ गया तो आगे की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। गुड डे मिस्टर नक्श, मैं फरीदा हूँ, स्टार एंटरटेनमेंट से। क्या आप यहाँ काम का मुआयना करने आए हैं? कुछ पल के झटके के बाद फरीदा ने खुद को संभाला और चेहरे पर एक मुस्कान लिए मिस्टर नक्श से मिलने आगे आए। नक्श ने फरीदा की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा लक्ष्य की तरफ गया और जो गुलाब का गुलदस्ता लक्ष्य ने मान्या को भेजा था उसे उसकी बाहों में ठूंस दिया। मान्या को ये फूल नहीं चाहिए, मैं उसकी तरफ से इन्हें वापस कर रहा हूँ। ओह ठीक है। लक्ष्य ने मुंह तो खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मिस्टर नक्श, आप गलत समझ रहे हैं। लक्ष्य का कोई और मतलब नहीं था, वह बस चाहता था कि मान्या मैम शो की रिकॉर्डिंग के दौरान उसे थोड़े ज्यादा मौके दें। फरीदा ने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए बहाना बनाने की पूरी कोशिश की। तुम लक्ष्य की एजेंट हो, है ना? नक्श ने अपना ध्यान फरीदा की तरफ मोड़ा। जी हाँ, मैं ही हूँ। फरीदा ने सिर हिलाया। अपने आर्टिस्ट को ठीक से संभालो। ये बोलकर नक्श मुड़ा और वहां से चला गया। जब उसने फूल वापस करने का फैसला किया था तो उसका मकसद सिर्फ लक्ष्य को एक वार्निंग देना था। लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने ही वाला था तो उसने लक्ष्य की बातें सुन ली, जिससे नक्श का पूरा मूड बदल गया। उसे वार्निंग देकर क्या फायदा? इसको सीधा रास्ते से हटाओ। इस आदमी को पता चलने दो कि पैसे और पावर में कितनी ताकत होती है। सब खत्म हो गया, अब हमारा सच में पत्ता कटने वाला है। नक्श के जाने के बाद फरीदा झल्लाते हुए सोफे पर गिर पड़ी और निराशा में अपनी जांघ पर हाथ मारा। फरीदा दी, क्या आपको लगता है कि उसने मेरी बातें सुन ली हैं? लक्ष्य, जो अभी अभी होश में आया था, उसने माथे पर सिलवटें डालते हुए पूछा। पूरे चांस है कि उसने सुन लिया है, लेकिन उसने सुना या नहीं यह अब कोई मायने नहीं रखता। जो चीज मायने रखती है वह है उसका एटीट्यूड। उसने मुझे अपने आर्टिस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए कहा, जिसका सीधा सा मतलब है कि वह बहुत गुस्से में है और पक्का बदला लेगा। फरीदा की भौहें तन गई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा समय गुजारने के बाद उसकी सिचुएशन और मूड को पढ़ने की काबिलियत बहुत तेज हो गई थी। नक्श के रवैये से उसे समझ आ गया था कि मुसीबत आने वाली है, और अपने दिल में वो लक्ष्य को कोस रही थी, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। उसने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था, और अब उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बहुत ही पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया था। जिन भी स्टॉर्स को बैन किया जाता है या जिनके स्कैंडल बाहर आते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो सब बस एक इत्तेफाक होता है? कुछ स्टॉर्स को छोड़कर जो खुद अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं, ज्यादातर के पीछे कोई ऐसा इंसान होता है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, जिनसे उन्होंने कोई न कोई पंगा लिया होता है। आम लोगों की नज़रों में ये स्टॉर्स बस टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरे होते हैं, लेकिन असल बड़े लोगों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन, दिखावे की चीज़ या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे होते हैं। मैं स्टार एंटरटेनमेंट के साथ हूँ, भले ही वह टैलेंट मीडिया का बॉस हो, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा?
लक्ष्य अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी हेकड़ी दिखा रहा था। माय आइडल टैलेंट मीडिया का शो है। फरीदा ने लक्ष्य को एक हिकारत भरी नज़र से देखा। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्य को सिचुएशन की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं था। वह ये तक भूल गया था कि जिस शो में वह काम कर रहा है, उसका प्रोड्यूसर कौन है। इस शो को छोड़ भी दें तो सामने वाला टैलेंट मीडिया का प्रेसिडेंट था, जिसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा दबदबा था। उसके जैसे किसी आइडल स्टार को बर्बाद करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। मुझे इस बारे में मिस्टर विकास को रिपोर्ट करना होगा। हाथ में फोन पकड़े फरीदा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। वह जिस मिस्टर विकास की बात कर रही थी, वह स्टार एंटरटेनमेंट में आर्टिस्ट डिपार्टमेंट को संभालने वाले प्रेसिडेंट थे। अगर किसी कंपनी के आर्टिस्ट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया हो, तो जाहिर है ये बात उन्हें बताना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ लक्ष्य के ड्रेसिंग रूम से निकलने के बाद नक्श ने टैलेंट मीडिया के आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के हेड साहिल को फोन किया। मिस्टर नक्श, क्या मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? साहिल ने लगभग तुरंत ही फोन उठा लिया। भले ही वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वह बात करते समय सम्मान से झुका हुआ होगा। तुम लक्ष्य कपूर को जानते हो। मैं चाहता हूं कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो जाए। नक्श ने बिना कोई घुमा फिराकर बात किए सीधा अपनी मांग रख दी। साहिल, जो अपने ए लेवल की बिजनेस स्किल्स के साथ इंडस्ट्री का पुराना खिलाड़ी था, उसके पास किसी भी आर्टिस्ट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब करने के कई तरीके होंगे। ओह, लक्ष्य कपूर। नक्श की बात सुनकर साहिल भी थोड़ा हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके बॉस नक्श उसे ऐसे किसी काम के लिए कॉल करेंगे।